गुरु भगवान की शुक्राने हैं। आज का एक चैप्टर मैंने लिखा है, ये सार तत्व कुछ किताबों का। यह किताबों के नाम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन किताबों से जो कुछ पार्ट्स लिए हैं उनका उल्लेख है, आपके सामने प्रस्तुत है। ये बात 1957 की है, करीब 75 साल पहले की। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। पहले स्पेस में कौन जाएगा ये होड़ लगी थी। रशिया ने 1957 में एक सैटेलाइट बनाकर भेज दिया, छोड़ दिया, लॉन्च कर दिया। अब अमेरिका पीछे क्यों रहे? 1958 में उन्होंने भी अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया। तीन साल बाद रशिया ने स्पेस में इंसान भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ही यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से कहा कि हम पीछे क्यों हैं, हम बड़ा क्यों नहीं कर रहे, हम क्या करें, क्या चांद पर इंसान भेज दें? उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। उस समय का कंप्यूटर बहुत स्लो था, बहुत तभी तभी बना था, बन रहा था कहेंगे। आज जो आपके हाथ में फ़ोन है वो उस समय के कंप्यूटर से 10 लाख गुना ज़्यादा तेज है। कोई हिसाब होता होगा। ये जो 5G है ना, वो आपके 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज है। तो उस समय के कंप्यूटर से आज का जो हमारे हाथ में फ़ोन है वही 10 लाख गुना ज़्यादा तेज है। तो प्रेसिडेंट ने पब्लिक में ऐलान कर दिया, कह दिया, घोषित कर दिया कि हम चांद पर इंसान भेज रहे हैं। ये बात है 1961 की। उस समय कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर बड़े वाले थे, स्पूल्स जिसमें लगती थी, कार्ड्स पंच करके डालते थे, रिजल्ट बड़ी देर में आता था छोटी छोटी चीज़ का। 2 into 2 करो तो भी 4 निकल के कुछ सेकंडों या मिनट के बाद आता था, जो हमारा दिमाग 2 दूनी 4 अभी कह देता है हाथ के हाथ। फिर भी उन्होंने कर दिखाया। मून की डेट बताता हूँ मैं आपको, लैंडिंग की। फर्स्ट टाइम जब अमेरिका ने लैंड किया है मून पर, उसका नाम मालूम है आपको? एस्ट्रोनॉट का फर्स्ट कौन था टू लैंड ऑन मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड कौन था? कोई बात नहीं, कोई याद नहीं रखता है। 16 जुलाई 1969 में, मतलब ऐलान करने के 8 साल लग गए। 1969 में फर्स्ट आदमी ने मून पर लैंड किया। उन्होंने कैसे कर दिखाया? उन्होंने बड़ा सोचा, थिंक बिग। हमको शायद पता नहीं होगा, हम सभी को शायद पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने ये पढ़ा और लिखा तो मैं चौंक गया थोड़ा सा। हमारे बैंक अकाउंट का साइज हमारे दिमाग के सोचने जितना बड़ा होता है। हमारे बैंक अकाउंट का साइज हमारे दिमाग के सोचने जितना बड़ा होता है, बस। अगर मैं 5 लाख की बात सोचता हूँ तो मेरे अकाउंट में 5 लाख ही होंगे, और आप मेरा अकाउंट नंबर नोट कर लें और मेरे बैंक अकाउंट में जाके देखें तो उसमें 5 ही लाख रुपए हैं। हमारे बैंक अकाउंट का साइज हमारे दिमाग के सोचने जितना बड़ा होता है। हमारी सोच पैराशूट की तरह होती है। जब तक आप जंप नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, बड़ा काम नहीं करते, तब तक ये खुलता नहीं है। हमारा दिमाग पैराशूट की तरह होता है। जब तक आप जंप नहीं करते, खुलता नहीं है। अर्थात जब तक आप रिस्क नहीं लेते, बड़ा काम नहीं करते, बड़ा काम सोचते नहीं हैं, तब तक ये खुलता नहीं है। उसी सोच में पड़े रहते हैं, पुरानी में।
नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत है, बहुत खर्चा होगा, बहुत पैसा लगेगा, ये सब। 1999 की बात है, 1999 की बात है। अमिताभ बच्चन जो कि लगभग कंगाल हो गए थे, अकाउंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था, 90 करोड़ का कर्जा हो गया था, लोग इनके दरवाजे पर आकर गालियां देते थे, हमारा पैसा लौटाओ। जब धीरू भाई अंबानी को पता चला तो उन्होंने अमित जी को बुलाया, हम आपकी सहायता करेंगे। अमिताभ बच्चन ने सोचा और मना कर दिया, आप कुछ मत कीजिए, अब जो करना है मुझे करना है, ये हुई बात, भिखारी नहीं बनना है, अब जो करना है मुझे करना है। उन्होंने केबीसी में काम लिया, जो हिट हुआ, अच्छे से पैसा कमाया और अपना कर्जा चुका दिया। फिर धीरू भाई अंबानी ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया और सभी के बीच में कहा, ये वही बच्चा है जो एक बार गिर गया था और अब ये अपनी सोच के दम पर फिर से खड़ा हो गया है। थिंक बिग, बड़ी सोच। सोचने में क्या जाता है? देखिए, मैं ख्याली पुलाव बनाने के लिए नहीं कह रहा, दिवा स्वप्न के लिए नहीं कह रहा। बड़ा सोचो, सही सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, जो कर सकते हो आप उसके आगे का सोचो कि और मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे बड़ा। ये बड़ा नहीं कि बड़ा सोचो मेरे महल होगा, कब होगा, अब जब होगा तब होगा, तो 100 जन्म बाद होगा। थिंक बिग का मतलब होता है जो हम कर सकते हैं उससे एक नंबर और आगे का सोचें। जितना बड़ा सोचते जाओगे उस सोच के बराबर आपका लेवल बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, कल को एक चैप्टर के बाद थोड़ा सा और पढ़ना है, परसों एक चैप्टर के बाद 2 चैप्टर एक और पढ़ना है, टोटल 2। इस तरह करके थिंक बिग कहते हैं। आप मेरी बात को सिर्फ समझने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा सोचो कि जो आप कर ही ना सको। आपका दिमाग कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तो करना ही बेकार है। दिमाग ही मन कैंसिल कर रहा है पहले ही, कैसे करेंगे? दिमाग को सोचना सिखाना पड़ेगा। पहले एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1% डेली इम्प्रूव करते हैं। आज हम थोड़ा और ज़्यादा करेंगे। मैं सुबह कभी होता है कुछ काम नहीं दिखाई देता, भगवान जी से कहता हूँ भगवान जी आज कोई अच्छा काम। मैं कहता हूँ और एक की जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काम आ जाते हैं सामने। मुझे लगता है हे भगवान, हे नाथ, अब मैं थक गया, आप इतना क्यों भेज देते हो एकदम? तो आवाज़ आती है तुम्ही ने तो बोला था सुबह। थिंक बिग। आप कहो तो भगवान से आप कुछ बड़ा करना चाहते हो सकता है 10 साल लग जाए, चिंता मत करो, आप लग जाओ। कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, हर एक के लिए समय अलग होता है। कोई जल्दी बड़ा काम कर जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है, कोई और ज़्यादा टाइम लेता है, किसी को और ज़्यादा टाइम लगता है, बस। डिफिकल्ट विल बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम। ये आर्मी में कहावत लिखी रहती है, जगह 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 लिखा रहता है उनके। डिफिकल्ट विल बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम। तो एक बार इम्पॉसिबल जहां लिखा था वही नीचे लिखा हुआ था आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का संधि विच्छेद करिए आप तो आई एम पॉसिबल। फिर आता है पॉइंट 2, नंबर 2, टॉलरेंस। बड़ा सोचो और सहनशीलता रखो, प्रतीक्षा का भाव रखो, लगे रहो। 17 नवंबर 2012 की बात है। 2 दोस्त नाव में बैठकर पैसिफिक ओशन में निकल पड़े कि दूर तक जाएंगे। खाने का सामान भर लिया और सामान भर लिया, थोड़ी बड़ी नाव थी, लेकर के चल पड़े। ये समुद्र में जिसका फैलाव 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर। अलीगढ़ से दिल्ली कितना दूर है? 120 किलोमीटर। उसके बाद करो 1000 किलोमीटर। दिल्ली से बम्बई 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। उसके बाद 1,00,000 किलोमीटर। भारत तो पता नहीं कहाँ रह गया। दिल्ली से आप चले, भारत तो पता नहीं कहाँ रह गया। और इसका जो एरिया है पैसिफिक ओशन का 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, इसमें ये चले गए। वहाँ बहुत तेज तूफान आ गया। तूफान आते रहते हैं समुद्र में, अक्सर आते रहते हैं। नाव को हल्का करने के लिए नाव से खाने पीने का सामान भी फेंकना पड़ा। तूफान के कारण भटक गए बिल्कुल। 400 किलोमीटर अंदर तक चले गए। नाव एकदम बहती चली गई पानी के साथ, 400 किलोमीटर अंदर तक चले गए किनारे से। कोई खाना पीना नहीं, बारिश आती उसका पानी पी लेते। बारिश अक्सर आती है समुद्र में, ये बड़ा फायदा है, पानी पीने को मिल जाता है। इनका मतलब दोनों में से एक लड़के की डेथ भी हो गई, उसको बाहर समुद्र में फेंकना पड़ा। अब एक अकेला लड़का रह गया। काफ़ी टाइम बाद उसको एक शिप दिखाई दी, फायर गन निकाली सिग्नल देने के लिए, वो खराब हो चुकी थी। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और ये 10,000 किलोमीटर अंदर तक चले गए। जब रास्ता नहीं पता होता तो आदमी उल्टी तरफ ही चला जाता है। साथ में कोई मेंटर नहीं होते तो एक बार आदमी बहकना शुरू होता है तो बहकता ही चला जाता है। उसको लौटने के चांसेस नहीं रहते जब तक कि कोई मिले नहीं उसको बाहर निकालने वाला। कोई गटर में गिर जाए तो अपने आप नहीं निकल सकता, कोई निकालने वाला चाहिए। और 400 दिन के बाद 20 जनवरी 2014 को इनको एक आइलैंड दिखा। उस आइलैंड पर कुछ लोग रहते थे। इस तरह ये बच गए। 400 दिन तक कोई आदमी कैसे जीवित रह सकता है? एक नाव में अकेला और चारों तरफ पानी 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 पानी। और कोई शिप निकलते भी हैं तो इतनी छोटी नाव को कोई देखता नहीं है। तो ये कहानी हुई टॉलरेंस की। हिम्मत, सहनशीलता। हिम्मत और सहनशीलता। थिंक बिग, नंबर 1। उसके साथ चाहिए हिम्मत और सहनशीलता। कितना हार्ड वर्क रहा होगा इस लड़के के जीवन में। 400 दिन कैसे इसने निकाले होंगे, कैसे चप्पू से नाव चलाई होगी, क्योंकि जो भी डीजल पेट्रोल जिससे कि वो इंजन चलता है वो तो कब का ख़त्म हो गया होगा। 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है वो तो। कितना होता है टंकी में, छोटी सी टंकी होती है। चप्पू से वो नाव चलती नहीं बड़ी वाली, कहाँ चलाएगा? और रास्ता मालूम नहीं है कहाँ जाएगा। भगवान की कृपा होती है, भगवान संभालते हैं। तो एक बात बहुत सीखने की, कितना भी बड़ा आप सोचो भगवान को साथ ले लो, वरना अकेले रहने से थोड़ा दिक्कत होती है, अकेलापन सताता है। भगवान को साथ ले लो। तीसरा पॉइंट आता है कंसंट्रेशन, ध्यान, फोकस्ड माइंड। अब ये हमारे भारत की, जब ये ब्रिटिश साम्राज्य था यहाँ पर, ये कहानी है लगभग जहाँ तक है 1912 के आसपास की है। एक ट्रेन में बहुत सारे ब्रिटिश लोग जा रहे थे। इनके बीच में एक इंडियन बैठा था, बहुत शांत, मेडिटेट कर रहा था। जब कोई मेडिटेट करता है तो कोई कितने भी लोग कैसे भी हों, विद्रोह वाले हों, हमारे ऑपोजिशन में हों, लेकिन मेडिटेट करने का जो प्रभाव होता है वो उनके मन को भी शांति देता है। तो वो लोग भी सब शांत बैठे अपना। तो अचानक से ये उठकर बोलते हैं, ट्रेन को रोको। और इन्होंने चेन को खींच दिया। अंग्रेजों ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं तुम्हें जेल हो जाएगी। तो इन भारतीय ने कहा, यदि आपको जानना है कि मैंने ट्रेन क्यों रोकी तो ट्रेन से उतरकर थोड़ा आगे, और मैंने तुरंत चेन खींच दी और थोड़ा सा ही आगे पटरियां टूटी हुई हैं। ये भारतीय थे। नाम थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, नाम में लेने में मुझे गलती हो सकती है। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वराय,
ये दीवान थे मैसूर के 1912 से 18 तक 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान थे और ये एक सिविल इंजीनियर थे। इनके नाम पर 15 सितंबर को आज तक भारत में भी और कुछ और देशों में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को इन्हीं के नाम से। तो ये है तीसरा लेसन, फोकस एंड कंसंट्रेशन की शक्ति का। हमारा माइंड कितना फोकस्ड है। बातें तो देखिए चारों तरफ होती हैं, दिक्कतें चारों तरफ होती हैं। जब भी मैं कोई अच्छा काम करने चलता हूँ तो दिक्कतें मुझे भी होती हैं, मेरी टीम को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो दिक्कतें हर जगह आती हैं, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना है, भगवान को याद रखना है, रास्ता आसान हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी बंद मत करो। यहाँ पर एक छोटी सी बायोग्राफी लूँगा मैं। जिम रॉन ये पब्लिक स्पीकर हैं और लेखक भी हैं। इनकी शादी के बाद खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, पैसे की दिक्कत रहती थी। एक बार इनके $10 खो गए, लगभग 800 रुपये हुए आज के। पैसे गुम होने से इतने परेशान हो गए कि बीमार हो गए। लोगों ने कहा केवल $10 के लिए इतना परेशान होने की क्या बात है? तो इन्होंने कहा मुझे ऐसा बनना है कि मैं पैसे कमा कर लाऊं, न कि गंवा कर आऊं। ध्यान दीजिएगा क्या डायलॉग है। इन्होंने कहा मुझे ऐसा बनना है कि मैं पैसे कमा कर लाऊं, न कि गंवा कर आऊं। इनका सपना बड़ा था लेकिन कोई गोल स्पष्ट नहीं था। बड़ा आदमी तो बनना था, जैसे मैंने आपको बताया ना, जूते पॉलिश कर रहा था लड़का, तो उसने कहा, मेरे पास वीडियो है उसका, कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। लेकिन कोई गोल नहीं है अभी सामने, कुछ पता नहीं उसको कैसे बनोगे, अभी उसको कुछ नहीं पता, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे तो फिर आप दीजिए ना गाइडेंस। तो एक बात बताओ, आप क्या करोगे? तो ये जो जिम रॉन है ये खोजते रहे किसी को कि कोई मेंटर मिल जाए, और इनको एक मेंटर मिले अर्ल शॉफ के नाम से, जॉन अर्ल शॉफ। ये मिले इनको 1960 में। 5 साल इनके साथ में रहकर काम किया। इनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं बड़ा काम, लोगों को राह दिखाने का, यही काम मैं करूँगा। और अर्ल शॉफ के साथ जिम का एटीट्यूड बनता चला गया। उसी तरह का एटीट्यूड बन, जैसे हमारे मेंटर होते हैं वैसे हमारा एटीट्यूड बन जाता है। मुझे सीखना है, मुझे ज़िंदगी के आखिरी पल तक सीखना है। हमारे गुरु गीता भगवान कहा करते थे, मैं जीवन के आखिरी दिन तक सीख सकता हूँ। वो जेंट्स की भाषा बोलते थे। आत्मा, क्योंकि मेल फीमेल नहीं होता, इसमें कोई जेंडर नहीं है, तो भाषा उसमें पुरुषत्व की यूज़ की जाती है। वही भाषा हमारे गुरु बोलते थे। तो इसी तरह हमारा भी भाव होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं सीख कर आएँ, और जीवन के आखिरी पल तक हम सीख सकते हैं। तो इस साथ में काम करते रहे। 5 साल दिन रात काम किया। फिर अर्ल शॉफ की मृत्यु हो गई 1965 में। उनकी लिखी हुई एक बुक है हाउ टू बिकम ए मिलियनर, ये जॉन अर्ल शॉफ की बुक है। जिम ने कहा मेरे जीवन के बेस्ट साल ये 5 साल थे जब मैं अपने मेंटर के साथ था। जब हम गुरु के साथ होते हैं तो हमारी लाइफ बड़ी इजी, बड़ी सॉफ्ट, बड़ी स्मूथ, बड़ी प्रेम पूर्वक चलती है, क्योंकि सारी परेशानियां तो हमारे गुरु झेल लेते हैं। कहते हैं कि इसलिए नहीं कि मैंने खूब पैसा कमाया इन 5 सालों में, नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन इसलिए कि मेरा जो जीवन बदला है वो इन 5 सालों में ही बदला है। तो इन्हें लगा कि अब दुनिया के लोगों को भी मुझे ये बातें, ये अच्छी बातें बतानी हैं। फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी इसके ऊपर, 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जिम रॉन अभी नहीं है, 2009 में इनका शरीर शांत हो गया था। तो बड़े लोग हमेशा सीखने के लिए बहुत वैल्यू देते हैं। कभी सीखना बंद मत करो। ये जो लोग ताश खेलते हैं क्लब्स में, पार्टीज़ में, ड्रिंक्स में, इस सब में
देखिए, कभी जाना दोस्तों के साथ, कभी पार्टी मनाना, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन जो इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं वो जीवन के बढ़िया साल जो हम भगवान में लगा सकते हैं, जो सर्व के हित में लगा सकते हैं। जितने फिलेंथ्रोपिस्ट आपको मिलेंगे यंग एज के कम मिलेंगे, इन्हें क्या होता है नहीं मिलेंगे। अब जैसे ये हमारा सोनू सूद है, तो ये कितने यंग एज में इसने कितने बड़े काम किए, कितने सारे लोगों को कोविड के समय में घर पहुंचाया, खुद बस चला के। ये एक्टर है, करोड़ों रुपए कमाता था, खुद बस चला के लेकर गया कि नहीं मिल रहा ड्राइवर तो कोई बात नहीं, मैं लेके जाऊंगा। औरंगाबाद से, मुंबई से, महाराष्ट्र से कितने लोगों को बिहार तक पहुंचाया है। बिहार में कहते हैं मंदिर बन गए हैं सोनू सूद के। तो यंग एज में थोड़ा कम होते हैं इस तरह के लोग सबकी हेल्प करने वाले, पर एल्डरली एजेस में तो काफ़ी सारे फिलेंथ्रोपिस्ट, अगर आप डालेंगे नाम फिलेंथ्रोपिस्ट इन इंडिया तो आपको बहुत सारे नाम इसी समय मिल जाएंगे। तो ये लोग लाइफ में सीखने को बहुत महत्व देते हैं और सबकी सेवा करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। टाटाज हैं, बिरलाज हैं, सिंघानियाज हैं, ये तो हुई इंडस्ट्रियल बड़े उसके ग्रुप के। अब इन्हीं में रतन टाटा नाम ले लीजिए, बिरलाज में बिरला जो मेन थे बिरलाज, उन्होंने कितने हॉस्पिटल, कितने सारे मंदिर बनवाए, कितने ट्रस्ट बनवाई ताकि लोगों के बहुत सारे काम चलते रहें। ये आजिम प्रेम जी हैं, इसके विप्रो के फाउंडर या चेयरमैन, क्या बोलेंगे, चेयरमैन ऑफ विप्रो, हाँ। सुधा मूर्ति हैं, ये फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। इन्फोसिस की जो नारायण मूर्ति हैं उनकी वाइफ हैं ये। शिवनादर हैं, ये शिवनादर जो है इनके नाम से स्कूल्स भी हैं आज नोएडा में और जगह जगह हैं। और इनका जो विशेष ध्यान है वो हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर है। इंग्लिश मीडियम में है सब, लेकिन जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति न लेकर इन्होंने भारतीय संस्कृति को लिया है। श्लोकों, ये हिंदी संस्कृत के श्लोक सिखाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सेवाएं भी कर रहे हैं। HCL के फाउंडर भी हैं ये, कुमार मंगलम बिरला हैं, ये बहुत सबकी सेवा में हैं। चलिए अब पॉइंट नंबर 5, अब आती है एक लाइफ जो हम जीते हैं, हमारी सोच कैसी है, इस पर ये पॉइंट है। कुछ लोग जीते हैं भाग्य के अनुसार। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, जन्म पत्री दिखाओ, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरोट में, इसमें उसमें, ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ, स्क्रिप्ट लिखी होगी। इसको मैट्रिक्स लाइफ भी कहते हैं, इल्यूजनरी लाइफ भी कहते हैं। इल्यूजन, दिस लाइफ इज इल्यूजन, माया है। उस माया में लोग जी रहे हैं, जो लिखा है वो हम कर रहे हैं। हर एक का रोल अपना लिखा हुआ है इस संसार में, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। कुछ नहीं करना हमें, सब हो रहा है आपे आप, करण करावन आपे आप करके, ऐसे करके। इसको बाय लक भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं। एक तो ये लाइफ होती है जो आम जनता जीती है। कुछ लोग होते हैं जो अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, ये केवल 5% होते हैं दुनिया में, और इनमें से टॉप पोजीशन पर सिर्फ 1% लोग जाते हैं। मैं आपको वो नहीं कर रहा डाउन, ये विचार, हमारे दिमाग ऐसे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऐसी हुई रखी है, क्या करें। उसी ट्रेनिंग को चेंज करने के लिए मेरा प्रयास रहता है। अनस्क्रिप्टेड लाइफ ही क्या होती है, व्यक्ति जन्म से लेकर स्कूल, सिस्टम, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन और उसके बाद रिटायरमेंट की प्रतीक्षा करता रहता है, और उसे इनसिक्योरिटी बनी रहती है हर लेवल पर। सक्सेस और सिक्योरिटी, पैसा और स्वास्थ्य की चिंता कभी उसकी दूर नहीं हो पाती। इसका मतलब हर व्यक्ति एक स्क्रिप्ट वाली लाइफ को फॉलो करता है, लिखा हुआ है। अब इस स्क्रिप्ट को तोड़ना होगा और अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीनी होगी। उसका मतलब है आपको भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, और आपको कुछ बड़ा करना है ऐसा ठान लेना होगा।
जैसे हम सत्संग में लगे हैं, तो हमको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अगर हमने सोचा हम एक ग्रुप बनाएंगे ऐसा जो वर्ल्ड का तो चलो छोड़ो, पूरे भारत में फेमस हो जाएगा, ये सबकी हेल्प करते हैं, आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आगे चलूंगा, चलो, पर आप मेरे साथ तो चलो, या पीछे चलोगे? मतलब गोली पड़े तो इन्हीं के सीने पे पड़े, हम भाग जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर एक टीम बनानी है तो फिर टीम बनानी है, और अकेले मुझे करना है तो मैं तो कर ही रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, मैं 10 अच्छे काम रोज के करता हूं, 2 डालता हूं निष्काम ग्रुप पर सिर्फ। क्यों? क्योंकि लोग जले नहीं। बता दिया मैंने, आप कर लो, क्या कर लोगे? इसको कहते हैं अनस्क्रिप्टेड लाइफ को जीना। पता ही नहीं है आगे क्या होगा, और एक बड़ा गोल है, एक बड़ा लक्ष्य है। ये डिजाइन्ड सिस्टम से अलग होती है। एक डिजाइन की हुई एक इमारत बनाते डिजाइन करके, बिना डिजाइन की इमारत है, पता नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें कायदा बहुत है। वो बनाते ही ऐसे हैं कि वो कभी गिरेगी ही नहीं। डिजाइन कुछ नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन वो इसी तरह से बनाते हैं, वह गाइड उनके भगवान होते हैं। मैंने जो कहा कि मैं 10 अच्छे काम करता हूं रोज के, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता, भगवान मेरे साथ होते हैं, भगवान कराते हैं। मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, भगवान कराते हैं। तो अगर आप बिल्डिंग बनाओ एक बिना किसी डिजाइन के, और वहां रखवाले भगवान हो आपके, तो आप बना सकते हो। यही उनकी लाइफ होती है जो कमाल कर देते हैं। मान लीजिए ए से बी पॉइंट तक जाना है, मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है। अब 3 ऑप्शन है हमारे पास, पैदल, साइकिल और कार। क्या चूज करोगे? कार, है ना? लेकिन लोग दुनिया में पैदल चूज करते हैं। जीवन में देखा गया है कि लोग पैदल चलना चूज करते हैं। कैसे शो होता है? वो बहुत स्लो चलते हैं, रिस्क नहीं लेते, बड़े ध्यान से चलते हैं, कुछ नुकसान ना हो जाए पैसे का। पैसे का बड़ा आंकड़ा लगाते रहते हैं हर समय, इतना खर्च हो गया, अब मिला क्या? देखो, आप ये सोचते रहोगे क्या मिला, तो आप आंकड़े ही लगाते रह जाओगे। ये लोग कभी नहीं देखते क्या मिला, ये आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ कर लेंगे, फिर 50 की एज में कर लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे। ये सब पैदल चलने वाले लोग हैं। 50 की एज में घर बना लेंगे, 55 की एज में बच्चों की शादियां कर लेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर रिटायरमेंट लाइफ लीड करेंगे। पेंशन मिलती रहेगी तो भी ठीक है, नहीं तो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड मिल गया, उसको सेव कर दिया, उसमें से ब्याज आता है, उसी को खाते हैं, रुक्की सुक्की खाए के ठंडा पानी पी। देखिए, फिर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं अपने धार्मिक ग्रंथों को कुछ नहीं कहता, मैं सोच की बात कह रहा हूँ। अगर कोई कर सके रुक्की सुक्की खाए के ठंडा पानी पी, तो चलो, वेलकम, ये बहुत ही बढ़िया है, ये राह बहुत बढ़िया है, ये भगवान की राह है। दिस इज द अल्टीमेट मैक्सिमम। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, पैदल, साइकिल और कार। पैदल अर्थात वो लोग जो एक रूढ़िवादिता से संसार में चलते हैं, ऐसा करोगे तो सेफ रहोगे, और तेज चलोगे तो गिरोगे, इस तरह की बातें कहा करते हैं। ये एक दूसरे की कॉपी करते हैं, वो क्या कर रहा है ऐसा कर लो, उसने पैसा कमा लिया वैसा कर लो। तो ये वो हैं जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, साइड वॉकर्स हैं, अपना कुछ नहीं जानते। तो ये वो लोग हैं जो पैदल चलते हैं, सेफ चलते हैं, धीरे चलते हैं, एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, भाग्य के हिसाब से चलते हैं, कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। दूसरे वो लोग हैं जो साइकिल से चलना पसंद करेंगे, पैदल वालों से बेटर हैं, फिर भी स्लो हैं। ये लोग सारे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में राइज करते हैं, सेफ चलते हैं, नौकरी है, सेफ है, तनख्वाह तो मिलती रहेगी, ऐसा भाव रखकर, चाहे वो कभी कभी मिस भी हो जाती है तनख्वाह, कभी आधी भी हो जाती है, कोविड के टाइम में बंद भी हो गई थी, लेकिन इनका जो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है वो यही है
कि नौकरी करो, सेफ रहो। ये पैसा बचाते हैं, सेव करते हैं, लोन लेते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, जीवन में कुर्बानियाँ भी देते हैं, लेकिन ये चींटी की तरह होते हैं, चलते तो लगातार हैं, कुछ करते भी हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग पैदल वालों की तरह हैं, लेकिन स्लो होते हैं। तीसरे, कार जो लेना पसंद करते हैं वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। ये रिवॉर्ड भी इनको बड़े मिलते हैं, बड़ा काम करते हैं तो बड़ी चीज़ होती है, तो बड़ा कुछ होता है। ये टीम बनाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक समय तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद पैसा इनके लिए काम करता है, एक टीम बनाते हैं, वो टीम इनके लिए काम करती है। ये लोग कम होते हैं, इनको देखकर नकल करने वाले जो चलते हैं वो रह जाते हैं, उनके बिजनेस फेल कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतनी टॉलरेंस नहीं होती। सेकंड पॉइंट था हमारा टॉलरेंस, सहनशीलता, प्रतीक्षा करना, मेहनत करना और प्रतीक्षा करना। फल निकलता है, कोई कोई पेड़ पर फल देर में लगते हैं लेकिन निकलते हैं। फिर पॉइंट है पावर ऑफ साइलेंस। एक राजा हुए हैं यूरोप में, किंग लुई 14। इनका राज्य सबसे लंबा चला था, 72 साल तक इन्होंने राज्य किया था, जो यूरोपियन हिस्ट्री में एक मिसाल है। एक राजा का, राजा बदलते रहते हैं तो एक रेन होता है, एक रूल होता है, एक फलाने साम्राज्य ने इतने साल तक राज्य किया, तो उसमें राजा कई बदल जाते हैं। साम्राज्य तो वही रहता है, राजा बदलते रहते हैं, शासन बदलता रहता है, शासक बदलते रहते हैं। तो ये एक राजा हुए, 72 साल तक इन्होंने राज्य किया। इनकी एक खास बात थी, ही यूज्ड टू कीप काम। काम, CLM, काम मीन्स साइलेंस। ये विचार बहुत करते थे, हर बात का उत्तर शांतिपूर्वक देते थे। बहुत बोलने वालों की लोग इज्जत नहीं करते, और इनकी बहुत इज्जत थी क्योंकि ये बहुत कम बोलते थे। और इतना लंबा राज्य करने का एक कारण ये भी था, इनके सामने भी समस्याएं आई, विद्रोह आए, सब आए, लेकिन ये शांत रहते थे। कम बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा फोकस्ड होता है, उसका माइंड फोकस्ड होता है, और जब ये बोलता है तो लोग इसकी बात सुनते हैं। ध्यान से सुना हुआ हमेशा याद रहता है। आप सुनते हो तो आप अपने को भरते हो, जानकारी लेते हो, इंटरनेट देखते हो तो भरते रहते हो, उसका यूज़ कोई नहीं है खास। काम की बात देखो, कभी कभी होता है कोई ऐसी चीज़ खुल जाती है, कोई नहीं, उसको जल्दी बंद करना सीखो और काम की चीज़ देखो। इंटरनेट का यूज़ बेकार के लिए मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी अच्छी चीज़ आपको याद आए, उसका अर्थ नहीं पता। जैसे ये जितना मैंने पढ़ा है, इस पे मैंने सब पर इंटरनेट से मैं खोज करता रहा साथ के साथ, कौन व्यक्ति कौन से साल तक जिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी सब नोट है, पर आपके काम का नहीं है, इसलिए मैंने वो पढ़ के नहीं बताया है। और जहाँ से मैंने ये लिया है, बायोग्राफी वगैरह जो ली हैं, उनमें मेंशन नहीं है कि कब से कब तक इनका राज्य हुआ था। तो मैंने उसको फिर खोजा, तो मई 1643 से अगस्त 1715 तक किंग लुई 14 का राज्य था, जो इस किताब में नहीं है, जो मैंने इंटरनेट से खोजा। तो कोई काम करो तो पूरा करो, मेहनत करो। तो जानकारी मत लो केवल, उसको काम में लाओ, सीखो। अगर हमें इंटरनेट देखने की आदत है तो सीखो, तो देखो, और अगर सीखते नहीं हो तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको आगे तक जाना है, दूर तक जाना है, तो एक टीम बनाओ, मेहनत करो, काम करो, बिजी रहो, कंस्ट्रक्टिवली बिजी, जिसका कोई निष्कर्ष निकले, आउटपुट निकले, किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जाए आपका, कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, हासिल हो जाए,
ऐसी मत करो मेहनत जो बेकार की है, जिससे कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा। ऐसी मेहनत का क्या मतलब? कुछ मिले, रिवॉर्ड्स मिले, आप राइज करो, सर्टिफिकेट्स मिले आपको, मतलब आपका मन दे आपको सर्टिफिकेट, या बाहर से मिले सर्टिफिकेट, तो ठीक है, बढ़िया है, आप कुछ कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। एम ही टाइम जा रहा है तो जा ही रहा है, जीवन तो जा रहा है। सबको 24 घंटे मिले हैं और आयु निश्चित है, आयु पूरी हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। सोचता रह जाता है आदमी, मैंने जिंदगी में क्या किया। कुछ बड़ा कर लो। आप बात को समझिए, 1% क्यों लोग कामयाब हैं दुनिया के, क्यों बाकी ऐसे ही हैं बस? 90% के लोग एम ही क्यों हैं, ऐसे ही क्यों हैं, एक भेड़ चाल सी क्यों हैं? वही रोज काम पर जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, वही चक्र चल रहा है। कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, दिमाग में ट्रेनिंग नहीं है उस तरह की, सबकॉन्शियस माइंड फीड है, आराम से रहो, आराम से चलो, क्या करना है, क्या मिलेगा, तो रह जाओगे और सोचते रह जाओगे मैंने जीवन में क्या करा। कंफर्ट जोन में पड़े रहते, निकलना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं गवाह हूं उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी आती है। घर में पड़ा आदमी सुस्त, मायूस, उदास, डिप्रेशन में घर में लड़ता हुआ, और एक बाहर निकलने वाला आदमी, कुछ करने वाला आदमी, खुश व्यक्ति, लोगों के लिए जीता हुआ, उनका मसीहा बन जाता है। और इस सोने वाले सोते ही रह जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, मर जाते हैं, कोई नहीं जानता। अब बड़ा बिजनेस करो, मैं आपके साथ हूं, मैं नहीं कह रहा बिजनेस मत करो, बड़ा बिजनेस करो, कुछ भी बड़ा करो, पर कुछ करो और लोगों के काम आओ, हेल्प अदर्स। सत्संग करो। अगर आप दुनिया में कुछ नहीं करना चाहते, आपने सुन लिया है सब छूटने वाला, जानने वाला, जाने वाला, वैराग्य लेते हो, आप वैराग्य ले रहे हो, तो फिर चलो सत्संग करो, आ जाओ। आपको जो भी बात बताई, पॉइंट्स बताए 6, आप इनको सामने रखिए, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और भगवान जी की कृपा हमारे साथ है। भगवान ने गीता में वचन दिया है, भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, वो हमारे साथ हैं, वो हमारा बेड़ा पार लगाएंगे, हमको आगे तक ले जाएंगे। बस प्रयास अपना जरूर करना है, प्रयास के बिना कुछ नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो हम ही को करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कोशिश भी भगवान कर देंगे, तो फिर ठीक है, आराम से रहो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।